ठीक सामने लाल किला है और लाल किले के ठीक सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से एक के बाद एक जो गाड़ियां हैं उनमें आग लगी है और जोरदार धमाका मैंने खुद सुना है कि एक के बाद एक यहाँ पर धमाकों की आवाज सुनी जा रही है और जिस तरीके से गाड़ियां हैं उनमें धमाका हुआ है और ये धमाका जो है ठीक लाल किले के गेट के सामने हुआ है। लाल किले के ऊपर बम ब्लास्ट बहुत बड़ा हुआ है इस समय। भागो भागो। कई बॉडीज यहाँ पर थी जिसके बाद में बहुत दूर दूर तक लोगों के चीथड़े यहाँ पर उड़े हुए हमने देखे हैं। कोई तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। लगातार अलग अलग घर जो हैं वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप द्वारा यहाँ पर खंगाले जा रहे हैं। आपको पता है कि आतंकी संगठन के नेटवर्क में है ये, उनसे इनका कनेक्शन है। आप क्या ये बात जानते थे? आपको कुछ आइडिया था इस बात का? कभी आपको कल गिरफ्तारी हुई है? हमें कुछ नहीं पता है। आमिर कभी घर से निकला ही नहीं है, यानी कश्मीर से बाहर ही कभी गया ही नहीं है, बिल्कुल कभी नहीं गया है कश्मीर से बाहर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और दिल्ली धमाके पर जी न्यूज की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। दिल्ली धमाके से जुड़ी वो सारी अपडेट जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। उसके पीछे की वजह यह कि जी न्यूज पहला और इकलौता चैनल था जो सबसे पहले धमाके वाली जगह पर पहुंचा था। हर तस्वीर, हर अपडेट लगातार हम बताते रहे हैं और रात की शुरुआत से लेकर के और अभी तक हमारे सारे रिपोर्टर्स दिल्ली के अलग अलग जगहों पर, फरीदाबाद से लेकर के जम्मू कश्मीर तक, जहां जहां इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जहां जहां छापेमारी हो रही है, वहां की ग्राउंड रिपोर्ट लगातार दिखा रहे हैं आपको। और सबसे पहले इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है जो बताऊं मैं आप तक। बड़ी अपडेट ये आ रही है कि इस वक्त फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी पर रडार पर है 52 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा रही है, जिसमें छात्र शामिल हैं, जिसमें प्रिंसिपल शामिल हैं, जिसमें फैकल्टी भी शामिल हैं। छात्र, प्रिंसिपल, फैकल्टी सबसे पूछताछ की जा रही है और मकसद सिर्फ एक है कि डॉक्टर मुजम्मिल के साथ जितने लोग थे उस हर व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। और उससे पहले बड़ी खबर है, जहां केमिकल मिलाकर के जहर बनाने की जो कोशिश आतंकी की तरफ से की जा रही थी, गुजरात एटीएस ने इस पूरे मामले को डिकोड करना शुरू कर दिया है और अब गुजरात एटीएस दिल्ली आएगी इस मामले में आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए। ये कल रात की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त ये धमाका हुआ था, चारों तरफ आग का मंजर था। और जो रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ चुके, मेरे सहयोगी जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ये स्क्रीन पर सारे लोग नजर आ रहे हैं। सबसे पहले नीरज, मैं आपके पास में आना चाहूंगा, मुझे बताइए कि अभी इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या डेवलपमेंट, क्या क्या अपडेट सामने आई हैं? देखिए, इन्वेस्टिगेशन में अभी तक जांच चल रही है। गृह मंत्रालय में हूँ और गृह मंत्रालय में अभी तक बैठक चल रही है। थोड़ी देर पहले ही गृह मंत्री की बैठक खत्म हुई। लेकिन जो आपने पूछा कि जो हैदराबाद का आतंकवादी था जो चावल में बाकायदा केमिकल मिलाकर चावल बना रहा था, इसकी जांच गुजरात पुलिस चल रही है, गुजरात एटीएस कर रही है और वो लगातार दिल्ली पुलिस के, दिल्ली एटीएस, दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के और यूपी पुलिस की एटीएस प्लस हरियाणा पुलिस के संपर्क में है। माना यह जा रहा है कि गुजरात पुलिस का एक जो दल है वो भी किसी समय दिल्ली पहुंच सकता है और दिल्ली की जो घटना हुई है, दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है, उसमें गुजरात पुलिस अपना एंगल भी खोजेगी कि क्या जो आतंकवादी, हैदराबाद का आतंकवादी पकड़ा गया है जो बाकायदा केमिकल मिलाकर चावल बना रहा था, एक बड़े मॉड्यूल को क्रिएट कर रहा था, क्या उसका कनेक्शन भी इस घटना से जुड़ता है? क्या जो उमर, आदिल और ये जो जितने भी लोग थे, क्या उनके संपर्क में वो भी था? क्या ये सारी जांच के लिए किसी भी समय गुजरात पुलिस का एक दल यहाँ दिल्ली पहुंच सकता है और दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर इस जांच को आगे बढ़ा सकता है। बिल्कुल, मैं वापस आपको बता दूं, उसके अलावा जो बाकी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए उनका परिचय कराता हूं। मेरे साथ खालिद हैं जो कि डॉक्टर शहजाद के घर पर इस वक्त मौजूद हैं। खालिद के अलावा जो बाकी मेरे सहयोगी, खालिद सबसे पहले बताइए जरा कि शहजाद के घर से इस वक्त क्या अपडेट सामने है आपके? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो डॉक्टर सज्जाद
मल्ला, जिसको लेटेस्ट जो अरेस्ट हुई है यहाँ पर पुलवामा में, उसकी 2 दिन पहले शादी थी। 25 अक्टूबर को वो यहाँ पर आया था और शादी होने के बाद आज जो है उसको हिरासत में सुबह लिया गया है। उसका भी कनेक्शन अल-फलाह से है। फरवरी के महीने में वो अल-फलाह में एसआरशिप के लिए गया था। वो पढ़ा जो है बत्रा मेडिकल कॉलेज जम्मू से है, जहाँ से डॉक्टर मुजम्मिल ने भी डिग्री की है। और फिर उसके बाद इंटर्नशिप उसने श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, एसोसिएटेड हॉस्पिटल SMHS से की। और उसके बाद फरवरी में एसआरशिप के लिए वो अल-फलाह इंस्टीट्यूट गया था। और अल-फलाह से जुड़े जितने भी लोग हैं उनसे अब पूछताछ की जा रही है। एक छोटा सा पोस्टर का इन्वेस्टिगेशन केस। मैं लौट रहा हूं आपके पास। इसी बीच अल-फलाह का आपने जिक्र किया। एक और अपडेट जो सामने आ रही है वो ये कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर लगातार रेड की जा रही है। 52 से ज्यादा लोगों को वहां चिन्हित किया गया है जिनसे पूछताछ की जा रही है, जिसमें छात्र शामिल हैं, जिसमें प्रिंसिपल शामिल हैं और जिसमें फैकल्टी शामिल हैं। यानी कि डॉक्टर मुजम्मिल के साथ काम करने वाले हर शख्स से पूछताछ की जा रही है। मेरे सहयोगी देवेंद्र लगातार इसी खबर बने हुए। देवेंद्र, बताइए जरा अपडेट क्या है अल-फलाह यूनिवर्सिटी से? देखिए, बिल्कुल अल-फलाह पर एक बार फिर शिकंजा कसता जा रहा है। लगातार जो जांच है वो आगे बढ़ रही है। तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो एक के बाद एक यहाँ आवाजाही उनकी लगी हुई है और अभी तक लगभग 50 से ज़्यादा स्टाफ से पूछताछ हो चुकी है, जिसमें से आधा दर्जन के करीब जो यहाँ कर्मचारी थे उनको हिरासत में लिया गया है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह से इस अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर ही ये तमाम योजनाओं को तैयार किया जा रहा था और किस तरह से एक के बाद एक कड़ी यहाँ से जुड़ती चली गई और किस तरह से जो देश की दिल को दहलाने वाली जो घटना हुई उसके बाद से लगातार जिस तरह की चीज़ें निकल कर आई, क्योंकि अब जब जांच आगे बढ़ रही है निश्चित तौर पर एक के बाद एक कड़ी खुलती जा रही हैं। और सुबह से ही फरीदाबाद पुलिस के तमाम आला अधिकारी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पहुंचे हैं और अभी भी जांच जारी है, पूछताछ जारी है। लगभग 50 से ज़्यादा स्टाफ से पूछताछ की गई, जिसमें से आधा दर्जन स्टाफ जो कि यहाँ कर्मचारी थे उनको हिरासत में लिया गया है। उनसे भी लगातार गहनता से पूछताछ की जा रही है। मैं लौट रहा हूं आपके पास। इसी बीच अपडेट ये आ रही है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जांच दल निकल चुका है, लेकिन जांच जारी रहेगी। जांच दल का कहना यह है कि जांच कंटिन्यू रहने वाली है। 52 लोगों से पूछताछ अभी हो रही है अल-फलाह यूनिवर्सिटी में, जिसमें फैकल्टी मेंबर्स भी हैं, जिसमें छात्र भी हैं। उनसे पूछताछ लगातार हो रही है। फिलहाल प्राइमरी स्तर पर, प्राइमरी लेवल पर यह जांच है, पहले दौर की पूछताछ है। इसके बाद अभी तक जो इनपुट्स मिले हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान और इंटरोगेशन के दौरान, पूछताछ के दौरान भी, इनके बेस पर आगे की इन्वेस्टिगेशन को आगे लीड कराया जाएगा। देवेंद्र, अगर आप इस बारे में ब्रीफ कर पाएं कि कुल कितने लोगों से आज पूछताछ हुई है? 52 लोग बताए जा रहे हैं कि चिन्हित किए गए हैं अभी तक। देखिए, बिल्कुल कुछ ही देर पहले जो सुबह से लगातार टीम पूछताछ कर रही थी वो यहाँ से निकली थी, लेकिन एक बार फिर से टीम यूनिवर्सिटी के अंदर आई है और एक बार फिर से स्टाफ से पूछताछ की जा रही है, क्योंकि जिस तरह की पूरी घटना हुई उसके बाद से लगातार जो तफ्तीश है, तफ्तीश की जो कड़ी है एक के बाद एक खुलती जा रही हैं। और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है क्या इसी यूनिवर्सिटी के मार्फत ये जो जिस तरह के मंसूबे थे और अपनी उन मंसूबों को पूरा करने के लिए कोशिश की जा रही थी, यहीं से उन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की गई। और उसके बाद से जब लगातार जो जांच है वो तेज़ी से आगे जब बढ़ रही है तो उसके बाद उन तमाम तस्वीरों से भी पर्दा हटता हुआ नज़र आ रहा है जो काफ़ी समय से धुंधली नज़र आ रही थी, क्योंकि बड़ी मात्रा में जिस तरह से विस्फोटक धोज के इसी इलाके से बरामद किया गया था, क्योंकि यूनिवर्सिटी के 1 किलोमीटर के दायरे में 2 जगह उसने जो मकान लिए हुए थे वहाँ इस विस्फोटक को रखा हुआ था। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि किस तरह के मंसूबे रहे होंगे और जो नापाक इरादे थे उन नापाक इरादों को कुचलने के लिए लगातार जो जांच एजेंसी है, चाहे पुलिस, फरीदाबाद पुलिस है, लगातार जांच को आगे मैं लौट रहा हूं। इसी बीच एक और अपडेट आ रही है। जी न्यूज़ पर एक अपडेट सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और इसी बीच एक और अपडेट आ रही है इसी इन्वेस्टिगेशन को लेकर के, दिल्ली ब्लास्ट को लेकर के। दिल्ली पुलिस ने शुरुआती जांच रिपोर्ट अपनी तैयार कर ली है और गृह मंत्रालय को यह रिपोर्ट सौंप दी गई। नीरज पांडे मेरे सहयोगी बताएंगे। नीरज, इस रिपोर्ट को किस वक्त सौंपा गया और क्या इनपुट्स कुछ है कि अभी तक क्या क्या इन्वेस्टिगेशन में चीजें सामने आ पाई इस रिपोर्ट में?
देखिए, जानकारी आ रही 3 बजे जब गृहमंत्री अमित शाह ने बैठक बुलाई, जिसमें खुद दिल्ली पुलिस कमिश्नर मौजूद रहे, इसके अलावा एनआईए की टीम रही, एनएसजी के ऑफिसर्स मौजूद रहे, खुद गृह मंत्रालय के सारे ऑफिसर्स मौजूद रहे। उसी मीटिंग के दौरान अब तक की सारी जो जांचें हुई हैं, क्या क्या अपडेट्स रहे हैं, जांच में क्या इनपुट मिले हैं, जांच में पूरी घटनाक्रम क्या रहा है, कितने लोग हताहत, तो ये एक प्रारंभिक जांच रिपोर्ट होती है जो पुलिस तैयार करती है। उस प्रारंभिक जांच रिपोर्ट को पुलिस कमिश्नर ने गृह मंत्रालय की बैठक के दौरान गृह मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया और उन्हें पेश किया। मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय गृह मंत्रालय में हूं और गृह मंत्री का काफिला लग चुका है, थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। चूंकि एक लंबी बैठक चली, 3 बजे से ये बैठक चल रही थी और 6:07 हो गए, करीब 3 घंटे ये बैठक चली और अब जाकर ये बैठक खत्म हुई करीब 5-7 मिनट पहले ही। और अब गृह मंत्री निकलने वाले, सारे ऑफिसर्स अभी भी अंदर हैं, दिल्ली पुलिस कमिश्नर अंदर हैं, एनआईए के डीजी अंदर हैं, डीआईबी यानी कि डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो अंदर हैं, एनएसजी के डायरेक्टर डीजी अंदर हैं। इसके अलावा जो और संबंधित अधिकारी हैं वो सब के सब यहाँ पर वापस लौटूंगा। इसी बीच शाहीन को लेकर भी, आतंकी शाहीन को लेकर भी अपडेट है। यूपी एटीएस उसके घर पर रेड कर चुकी है, पिता का फोन, उसके बाद वहां मौजूद हार्ड डिस्क को जब्त किया गया है। घर से एटीएस इस वक्त निकल चुकी है। डॉक्टर शाहीन का कनेक्शन बताया जा रहा है जैश ए मोहम्मद के साथ। हमारे सहयोगी खालिद लगातार बने, खालिद जरा बताइए। लेकिन उसके पहले प्रीति हमारी सहयोगी हमारे साथ लगातार बनी है। प्रीति, क्या अपडेट इस वक्त है यूपी एटीसी कार्रवाई में, क्या अब तक सामने आया? देखिए, इस समय मैं डॉक्टर शाहीन के घर के बाहर मौजूद हूँ और यूपी एटीएस और जम्मू कश्मीर की जो पुलिस थी वो यहाँ पर पहुंची थी। रेड हालांकि खत्म हो चुकी है और यहाँ से जो डॉक्टर शाहीन है उनके पिता का जो फोन है वो पुलिस अपने साथ लेकर गई है। और आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं कि किस तरीके की यहाँ पे तस्वीरें हैं, क्योंकि कुछ देर पहले ही डॉक्टर शाहीन के जो पिता थे उन्होंने जी न्यूज के कैमरे पे कई बड़े खुलासे किए थे। उन्होंने बताया था कि जो डॉक्टर परवेज है वो डॉक्टर शाहीन के दोनों सगे भाई बहन है और दोनों का नाम जो है इस जो ये जो दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उससे उनकी कड़ियां जुड़ती हुई नजर आई थी। और दूसरी बड़ी अपडेट ये थी कि जो डॉक्टर मुजम्मिल हैं उनकी गर्लफ्रेंड कहा जा रहा था कि जो डॉक्टर शाहीन है वो उनके संपर्क में थी। और सहारनपुर से जो गाड़ी, आपको याद होगा एक गाड़ी बरामद हुई थी जिसमें AK-47 मिली थी, वो गाड़ी डॉक्टर परवेज की थी और उनके पिता ने बताया कि वो गाड़ी मेरे बेटे की थी और मेरे बेटे डॉक्टर परवेज ने वो गाड़ी सहारनपुर से आज से 2 साल पहले खरीदी थी। ये देखिए, ये उनका घर है, डॉक्टर शाहीन का घर है, इसमें उनके पिता अंदर अभी मौजूद है। हालांकि अब वो मीडिया से बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ देर पहले हमने देखा कि जिस तरीके से उन्होंने जी न्यूज के कैमरे पे कई बड़ी चीजें जो है वो बातें बताई थी। उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी किन लोगों से मिलती है, किनके संपर्क में आती है। हाँ, इतना जरूर है कि 1 महीने पहले मेरी बेटी से मेरी बातचीत हुई थी और 1 हफ्ते पहले मेरी परवेज से बात की हुई थी। डॉक्टर परवेज जो है उनसे बातचीत हुई थी। डॉक्टर परवेज जो है वो यहाँ से कुछ ही दूरी पर मड़ियाव है, मड़ियाव में यहाँ पर रहते थे और इनके जो डॉक्टर शाहीन के जो पिता हैं वो उनके साथ में रहा करते थे। पूरी जो बातचीत है डॉक्टर परवेज और डॉक्टर शाहीन का जो कनेक्शन है वो सहारनपुर में जो संदिग्ध जो गिरफ्तार हुए थे उन तीनों का कनेक्शन है और ये कनेक्शन पूरी तरीके से साफ हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से यूपी एटीएस और जम्मू कश्मीर से जो पुलिस यहाँ पर आई थी वो इस तरीके से जो एटीएस ने जो कनेक्शन जो सामने आए हैं वो कनेक्शन पूरी तरीके से साफ हो गए हैं। और ये कहा जा रहा था कि डॉक्टर शाहीन जो है वो पूरी अपनी एक विंग तैयार कर रही थी, कैसे लोगों को बहलाया जाए, कैसे इन लोगों को नए जो युवा हैं कैसे उन लोगों को इसमें शामिल किया जाए। पूरा जो एक कह सकते हैं कि पूरी जो रूपरेखा है, जो रणनीति है वो डॉक्टर शाहीन यहाँ से तैयार कर रही थी। मैं वापस लौटूं, इसी बीच अपडेट एक और आ रही है। जांच का एम्बिट लगातार बढ़ता जा रहा है। कल 6:47 पर जैसी धमाका हुआ एजेंसीज एक्शन में आई, उसके बाद जांच का जो दायरा है, जो ऑर्बिट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और अभी एक और अपडेट सामने है, दिल्ली धमाके के बाद हावड़ा में भी जांच की जा रही है। देश के हर एक बड़े शहर में कल रात से सिक्योरिटी को एकदम हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। जितने भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर हाई सिक्योरिटी जोन में लगभग तब्दील कर दिया गया, क्योंकि सुरक्षा एजेंसीज फ्लैग मार्च भी कर रही हैं। जो ट्रेन्स हैं, जो बस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, जो टैक्सी स्टैंड है, जो बस स्टैंड है, जो ज्यादा आवाजाही वाली सड़कें हैं, जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, उन हर जगहों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। ये तस्वीर मैं आपको हावड़ा की दिखा रहा हूं, ये तस्वीर मैं आपको हावड़ा की दिखा रहा हूं, जहां आपको पुलिस भी नजर आ रही है, आपको रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी नजर आ रहे हैं,
आपको मेटल डिटेक्टर वो हाथ में लेकर घूम भी रहे हैं और गाड़ियों के नीचे चेक करने के लिए रिफ्लेक्टर्स जो हैं, स्निफिंग डॉग आप देखिए जरा, ये ट्रेन के अंदर स्निफर डॉग्स की मदद से चेकिंग अभियान को चलाया जा रहा है। और कल रात जैसे ही दिल्ली के अंदर ये हादसा हुआ, दिल्ली के अंदर ये बम धमाका हुआ, उसके ठीक बाद जितने धार्मिक स्थल हैं और धार्मिक स्थल के साथ साथ जितने बड़े शहर हैं, जितने शहरों के, गांवों के, कस्बों के जो प्रमुख जगह हैं, हर जगह पर चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है। यानी फरीदाबाद से लेकर के लखनऊ, लखनऊ से लेकर के हावड़ा, हावड़ा से लेकर के जम्मू कश्मीर, पुलवामा, हर जगह पर हर कोऑर्डिनेट को सघनता के साथ चेक किया जा रहा है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि आतंकियों के तार कहां से कनेक्टेड है। सबसे ज्यादा जो प्राइमरी फोकस में इस वक्त है वो है अल फलाह यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी के लोगों से चिन्हित करके 52 लोगों को चिन्हित करके जिनसे पूछताछ की जा रही है। ये तस्वीर जरा देखिए आप, ये मेरे आसपास जो 5 टेक्स्ट आपको नजर आ रहे हैं, 10-11 यानी कल की तारीख 11वां महीना दिल्ली में धमाका होता है। कई सवाल उसके बाद जहन में आते हैं। सवाल आता है कि इसका मास्टरमाइंड कौन है, जो लगभग कई 100 किलो जो एक्सप्लोसिव पकड़ा गया, अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया, क्या उसके तार इससे जुड़े हुए हैं? ये पहला सवाल आता है। टेरर एंगल जिस तरीके से तलाशा जा रहा है, उसके तार कहां जुड़े हुए हैं? क्या फॉरेन जो ताकतें हैं वो भी इसमें सम्मिलित थी, उनका भी इनपुट इसमें था, ये तलाशा जा रहा है। उसके बाद साजिश के तार कहां हैं? क्या इसको फिदाइन हमले की तरह देखा जाना चाहिए? फरीदाबाद की जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है, उसी यूनिवर्सिटी में अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट का नाम का जिक्र भी है। ये पूरा कॉकस क्या कहता है, इसकी क्या क्या फाइंडिंग्स हैं, ये बहुत जल्द आप तक पहुंचाएंगे। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा वो भी सुनवाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दोषियों की तलाश जारी है। कल जैसी घटना घटी, गृह मंत्री अमित शाह एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे, जहां घायलों को ले जाया गया था। उसके बाद वो सीधा घटनास्थल पहुंचे। उसके बाद 2 घंटे की बैठक चली एजेंसीज के साथ में। हमारे सहयोगी नीरज पांडे ये आपको इस बारे में तस्दीक भी कर रहे थे, जो एमएचए के बाहर ही मौजूद भी हैं, और इस वक्त हमारे उर्वशी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। उर्वशी, एमएचए की ये जो मीटिंग हुई है, क्या ब्रीफिंग इसके बाद सामने है? बहुत महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है, क्योंकि सारे प्राइमा फेसी जो रिपोर्ट्स है सारे एजेंसीज के वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इनको सौंपी गई, जिसके बाद अमित शाह ने बहुत स्ट्रांगली ये कहा है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और हर किसी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, जो भी कल्प्रिट है उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए, ऐसे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। हम फिलहाल अगर देखें तो ये चांदनी चौक का वो गुरुद्वारा का ये इलाका है, जहाँ पे हम फिलहाल देखते हैं कि मार्केट थोड़ी बहुत शुरू हुई है, पर मैं आपको बता दूं कि सुबह से पूरी तरह से शुरू नहीं हुई थी और हर जगह जो है चेकिंग, मतलब हर वो शख्स जो पास हो रहा है, जो एंट्री मार रहा है, जो एग्जिट मार रहा है, उसकी चेकिंग हो रही है और उसके बाद ही उन्हें जो है एंट्री अलाउ की जा रही है। कई ऐसे लेन्स हैं जो पूरी तरह से बंद किए गए हैं और वहीं अगर हम देखें तो अलग अलग ऐसे जो इलाके हैं, जो लेन्स हैं, वहाँ पे पूरी तरह से पेट्रोलिंग शुरू है। फिलहाल जो मेन एरिया है, जो ऑन साइट एरिया है, उसे वाइट कर्टन्स की तरह कर्टन्स के साथ जो है पूरी तरह से कवर कर दिया गया है और अंदर इन्वेस्टिगेशन शुरू है, खास कर फॉरेंसिक लैब। आनंद जी, आपको बता दूं कि सुबह से लेकर अब तक फॉरेंसिक टीम्स जो है वो ऑन ग्राउंड हर कॉर्नर को इन्वेस्टिगेट करके एविडेंसेस कलेक्ट कर रही है। उर्वशी, मैं लौट रहा हूं, इसी बीच एक और ब्रेकिंग है, लेकिन ब्रेकिंग से पहले अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारे रिपोर्टर्स, हमारे सहयोगी इस वक्त कहां मौजूद हैं। खालिद हैं डॉक्टर शहजाद के घर पे श्रीनगर से, प्रीति श्रीवास्तव है शाहीन के घर से, नीरज पांडे मेरे सहयोगी लगातार बने हुए दिल्ली से जो लगातार इन्वेस्टिगेशन के बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं, राजू राज लाल किले पर मौजूद हैं, नीरज गौड़ है मेरे साथ चांदनी चौक से, अमित भारद्वाज फरीदाबाद से लाइव है, देवेंद्र भारद्वाज अल फलाह यूनिवर्सिटी से लाइव हैं, राहुल मिश्रा लाल किले पर मौजूद हैं, मुबशिर मेरे साथ हैं जो कि जामा मस्जिद इलाके में है, तान्या है एलएनजेपी अस्पताल से, देवेश हैं लाल किले से और उर्वशी को अभी आपने सुना। लेकिन मैं सीधा राजू राज आपके पास आऊंगा, क्योंकि अभी इनपुट ये भी सामने आ रही हैं कि जो पूरा पार्किंग का मैनेजमेंट है वो भी सवालों के घेरे में है, उनसे भी पूछताछ की जानी है। निश्चित तौर पर अनंत, जो पार्किंग मैनेजमेंट है वो सवालों के घेरे में इसलिए है क्योंकि ये
जो पार्किंग अलॉट है जिसके सामने मैं खड़ा हूं, ये पार्किंग अलॉट दरअसल एएसआई के अंतर्गत आता है और पूरा देखरेख की जिम्मेदारी एएसआई की है। और एएसआई की जो नियमावली है उसके 52 नंबर जो आर्टिकल है उसमें साफ तौर पर लिखा है कि सोमवार को लाल किला बंद होता है, और जब सोमवार को लाल किला बंद होता है तो पार्किंग सिस्टम भी बंद होता है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि कल डॉक्टर उमर जब अपनी i10 गाड़ी लेकर यहां पर पहुंचा था 3 बजे के करीब, और उसके बाद इसी पार्किंग अलॉट में उस गाड़ी को यहां पर पार्किंग किया गया था और 3 घंटे तक इसी पार्किंग के अंदर डॉक्टर उमर बैठा रहा और 1 सेकंड के लिए बाहर नहीं निकला। और उसके बाहर जाने की तस्वीर सामने, और यहीं से निकलने के बाद वो लाल किला के गेट नंबर 1 के पास पहुंचा और ये ब्लास्ट हुआ। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या पार्किंग जो ठेकेदार हैं, जो माफिया हैं, उसकी मिली भगत से, उनकी लापरवाही से यहां पर उसके गाड़ी को पार्क कराया गया था, जिसके बाद ये धमाका हुआ। तो कहीं ना कहीं अब जांच एजेंसियां इस एंगल से भी जांच करेगी कि जो पार्किंग है वो बंद था, तो ऐसे में सोमवार को बंद होता है, तो ऐसे में डॉक्टर उमर अपनी गाड़ी को यहां पर पार्क करने के लिए कैसे पहुंचा। इसके अलावा दिल्ली पुलिस यहां के जो डेटा है उसको भी डंप किया है कि डॉक्टर उमर यहां पर बैठकर किन किन लोगों से संपर्क में था, किसके आदेश मिले थे, जिसके बाद वो 6:18 पर यहां से निकला था। तो तमाम जानकारियां इकट्ठा की जा रही है और पार्किंग ठेकेदार की जो भूमिका है उसकी भी जांच की जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही बरती गई है। जहां पर सोमवार को पार्किंग बंद होता है उसके बावजूद भी यहां पर डॉक्टर उमर की गाड़ी को पार्क किया गया था। बिल्कुल राजू, मैं वापस लौट रहा हूं। इसी बीच एक और अपडेट सामने आ रहा है। हमारे सारे सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद है और लगातार एक एक करके अपडेट्स भेज रहे हैं। एक और अपडेट, श्राइन बोर्ड मेडिकल कॉलेज को लेकर के एक नई मांग की गई है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद विश्व हिंदू परिषद की मांग है कि 42 मुसलमानों के एडमिशन को लेकर सवाल उठाए गए हैं। हमारे सहयोगी रजत लगातार हमारे साथ बने हुए। रजत, इस बात को लेकर के 3 दिन पहले भी मुद्दा उठाया गया था कि जब श्राइन बोर्ड के पैसे से वो बना है तो उसमें गैर धर्म के लोगों का इन्वॉल्वमेंट क्यों है, और अभी इनपुट ये है कि इस धमाके के बाद इस मांग ने और जोर पकड़ लिया है। जी बिल्कुल अनंत, निश्चित तौर पर इस पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि जिस तरह से बोपी ने ये पूरी प्रक्रिया की थी उसके बाद से इस पर सवाल उठ रहे थे कि अगर 50 जो सीटें हैं उसमें से 42 सीटें जो हैं वो मुस्लिम कश्मीरीज को दी गई हैं, उसके बाद 7 सीटें जो हैं वो हिंदुओं को और 1 सीट जो है सिख समुदाय से छात्र को दी गई है। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने जो है इस पर सवाल उठाया है कि बोपी को लेकर पूरी जाँच की जानी चाहिए कि कैसे हिंदुओं के द्वारा बनाई गई जो संस्थान है श्री माता वैष्णो देवी जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है उसे उसमें किस तरह से इतने मुस्लिम्स को यहाँ पर जो है वो पूरी तरह से एडमिशन दी गई। और उसके अलावा उनकी मांग ये भी है कि बोपी का जो पूरा स्ट्रक्चर है उस पर भी जांच होनी चाहिए कि जिस तरह से डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल या इस तरह के जो डॉक्टर्स लगातार जम्मू कश्मीर के विभिन्न संस्थानों से पढ़ाई करने के बाद देश के अलग अलग कोनों में अगर जाकर इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, उनसे इतना बड़े मात्रा में एक्सप्लोजिव बरामद होते हैं, तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस जो एग्जामिनेशन की जो पूरी प्रक्रिया है उस पर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया। तो उन्होंने कहा है कि ना सिर्फ ये लोग बट इसके अलावा और भी जो डॉक्टर्स बोपी द्वारा एंट्रेंस एग्जाम से चुने गए हैं उन पर भी जांच होनी चाहिए कि क्या कहीं उनके ऊपर भी इस तरह के मामले तो नहीं है या उस तरह की वो कोशिश तो नहीं कर रही। क्या वो रजत, मैं लौट रहा हूं आपके पास। हमारे सहयोगी खालिद लगातार हमारे साथ बने हुए। खालिद जरा मुझे बताइए इस बार की अभी जो सेंटर बना हुआ पूरी इन्वेस्टिगेशन का, वो पुलवामा इलाका, जम्मू कश्मीर का इलाका पूरा लगातार बना हुआ है। 5 इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स अभी तक क्या क्या सामने आई हैं खालिद? देखिए, इस वक्त भी हम पुलवामा जिले में ही हैं और पुलवामा में लगातार सुबह से जो है छापामारी चल रही है। इस वक्त भी यहाँ पे आप देख सकते हैं नाका लगा हुआ है, हालांकि उसको शूट करने की अनुमति नहीं है क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन सुबह से ही मैं आपको बता दूं अब 4 डॉक्टर्स हो गए हैं जिन पे गिरफ्त कसी गई है। इसके अलावा शुपियन का एक इमाम है जो पहले एक पैरामेडिकल एम्प्लॉय था, फिर इमाम बना और कल उसको गिरफ्तार किया गया था। आज उसके घर में छापामारी हुई और उसको भी बताया जा रहा है कि उसका एक रोल रहा है रेडिकलाइज करने में डॉक्टर्स को, उसको भी जो है जांचा परखा जा रहा है। खालिद अभी बात हो रही है, आपने कहा कि इमाम इसमें संलिप्त है, वो कितने डॉक्टर के संपर्क में था कि जो बाकी जितने डॉक्टर्स इसमें पाए गए वो सभी उस इमाम के संपर्क में थे? खालिद बिल्कुल, कल जो प्रेस रिलीज आया, जो इंटरस्टेट मॉड्यूल बस्ट हुआ जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने हमें बताया, उसमें सबसे पहले जो है इमाम का ही नाम लिया गया था, जो शुपियन का रहने वाला था और नौगाम की एक मस्जिद में इमामत करता था।
और वो उस इमाम होने से पहले एक पैरामेडिकल एम्प्लॉय था और वो छोड़कर वो इमाम बन गया था और वो उन 7 की सूची में थी। डॉक्टर मुजामिल और डॉक्टर जो आदिल थे उसके संपर्क में थे, कहीं ना कहीं उसको रेडिकलाइज करने में। खालिद, मैं लौट रहा हूं आपके पास। इसी बीच एक और अपडेट आ रही है एफएसएल टीम को लेकर के कि एफएसएल टीम ने 42 एग्जिबिट्स हैं जिनके की स्वाब लिए हैं और उन्हीं के बेस पर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। सबसे पहली चुनौती यह है विस्फोटक की जांच को लेकर के, विस्फोटक की पहचान को लेकर के। नीरज गौड़ कल रात से लगातार बने हुए हैं, पहले रिपोर्टर जो ग्राउंड पर थे और पहले रिपोर्टर जिन्होंने इस धमाके को अपनी आंखों से देखा और उसी वक्त से लगातार रिपोर्ट किया। नीरज, एफएसएल के पास अभी क्या अपडेट है? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि अनंत, लगातार दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम इस पूरे मामले की जांच करने में जुटी है। कई टीमें बनाई गई हैं जो कि अलग अलग तरीके से इस पूरे मामले की जांच कर रही है और इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि एफएसएल की टीम जो कि रात से यहां पर पहुंच गई थी, उसके बाद में उसने उसी स्पॉट से जहां पर हम करीब 50 मीटर की दूरी पर मौजूद थे जब ये धमाका हुआ, तो वहां एफएसएल की टीम ने करीबन 42 के आसपास एग्जिबिट्स जो हैं उनको वहां से इकट्ठा किए हैं। कल से उन सभी की जांच की जाएगी और जिसमें कि साफ तौर से मैं आपको बताऊं कि उसमें कार का बोनट है, सीएनजी सिलेंडर है और इसी के साथ चेसिस नंबर है और अलग अलग टुकड़े जो अलग अलग जगहों पर गिर गए थे उन सभी को इकट्ठा किया गया है और इसी के साथ कुछ ऐसे संदिग्ध सामान भी वहां मौके से मिला है जिसको कि एफएसएल ने अपने कब्जे में लेकर के लगातार जो जांच है वो की जा रही है। और इसी के साथ दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की छापेमारी जो है दिल्ली के कई इलाकों में चल रही है और इसी के साथ एक ज्वाइंट ऑपरेशन जो है वो इसमें चलाया जा रहा है जिसमें कि जम्मू कश्मीर पुलिस है, हरियाणा पुलिस है, उत्तर प्रदेश पुलिस है और इसी के साथ दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच की टीम लगातार इस पूरे मामले को देख रही है। फिलहाल अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर तमाम जो दिल्ली पुलिस का स्टाफ है और जिसमें जो इंस्पेक्टर हैं वो भी यहाँ पर पहुंच करके इस पूरे मामले को देख रहे हैं क्योंकि अभी फिलहाल जो एरिया है वो यहाँ पर सील किया गया है। किसी भी तरीके से बाहरी जो शख्स है वो यहाँ पर नहीं आ सकता है। जी अनंत। जी नीरज, मैं वापस लौटूं। इसी बीच राजू राज आपके पास मैं लौट रहा हूं। आप सबसे बड़ी अपडेट ये आ रही है कि लगभग 3 घंटे का वक्त था जिस दौरान आतंकी उमर पार्किंग में रहा था। क्या ये सीसीटीवी फुटेज से पूरी टाइमलाइन मैच हो चुकी है? लेकिन निश्चित तौर पर बता दूं कि लगभग 1000 के करीब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए जो फरीदाबाद के बदरपुर जो बॉर्डर इलाका है वहां से लेकर लाल किले तक जहां पर इस गाड़ी को पार्क किया गया था और यहां पार्क करने के दौरान सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है और अब उसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो डॉक्टर उमर की गाड़ी निकली थी और उसका जो टाइमलाइन सामने आया है कहीं ना कहीं वो मैच करता है और इसीलिए डॉक्टर ये बताया जा रहा है कि जब वो गाड़ी यहां से निकली तो उस वक्त गाड़ी को ड्राइव डॉक्टर उमर कर रहा था। अब सवाल ये होता है कि डॉक्टर उमर यहां से पार्किंग करने के बाद 2 रास्ते होते हैं लाल किले जाने के लिए। एक रास्ता जो ठीक जामा मस्जिद के गेट के सामने से निकलता है और दूसरा रास्ता ये दरियागंज होते हुए निकलता है। इन दोनों रास्तों पर पुलिस ने तमाम सीसीटीवी फुटेज को लिया है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात है डेटा डंप। जहां पर पार्किंग इलाके से लेकर जहां पर ब्लास्ट हुआ उस साइट के तमाम अलग अलग कंपनियों के जो डेटा होते हैं, मोबाइल फोन डेटा, उसे डंप किया गया है। अब उससे जांच किया जा रहा है कि क्या डॉक्टर उमर किसी इंस्ट्रक्शन का इंतजार कर रहा था, क्योंकि जब 3 घंटे तक वो यहाँ पर रहा तो गाड़ी से उतरा भी नहीं, गाड़ी के अंदर बैठा था, तो क्या इंतजार कर रहा था अपने आका का। तो इन तमाम चीजों को लेकर टाइमलाइन मैच किया होगा और इसी के तहत पुलिस अपनी जांच को भी आगे बढ़ा रही है और जो भी मोबाइल फुटेज मिले हैं, सीसीटीवी फुटेज मिले हैं वहां से, उन तमाम सीसीटीवी फुटेज को भी पुलिस अब संभाल रही है। राजू राज, मैं लौटूंगा आपके पास। दर्शकों को मैं याद दिला देता हूं कि इस पूरे ऑपरेशन के, इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट से 4 इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट हैं। एक, खालिद लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं कि पुलवामा में इस वक्त क्या हो रहा है। उसके अलावा फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी जो है वहां से 52 लोगों को ट्रेस किया गया है, ट्रैक किया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। राजू राज और मेरे बाकी सहयोगी नीरज गौड़, नीरज पांडे सब बता रहे हैं आपको कि दिल्ली में इन्वेस्टिगेशन कहां तक जा रही है। और प्रीति श्रीवास्तव मुझे बता रहे हैं कि जब डॉक्टर शाहीन के घर पर छापेमारी की गई तो वहां पर क्या हुआ है। इन चारों जगहों पर मैं वापस लौटूंगा हमारे सारे सहयोगी के पास। इसी बीच एक और अपडेट सामने है जिसमें कि एक और बयान सामने आया है। दिल्ली हमले को लेकर के चीन की तरफ से बयान जारी किया। ग्लोबल मीडिया में कल से लगातार हलचल है दिल्ली में हुए इस धमाके को लेकर के। चीन की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया कि यह बेहद दुखद है।
हालांकि ग्लोबल मीडिया अलग अलग नैरेटिव से अलग अलग तरीके से इसको कवर भी कर रही है। और नीरज पांडे, मैं सीधा आपके पास में आऊंगा इसी नैरेटिव को लेकर के कि कल रात से हम देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया में अलग अलग नैरेटिव सेट करने की कोशिश भी की जा रही है। एक नैरेटिव ये है जो कि भारत के पक्ष में खड़ा होता है, तो एक नैरेटिव ये भी है जो कि भारत पर एक बड़े डेट की तरह इसको देख रहा है। जी बिल्कुल, कई तरह के नैरेटिव सामने आए हैं, लेकिन इस बीच जो चीन ने बाकायदा चीन के प्रवक्ता का बयान आया है वो अपने आप में देखने लायक है कि कम से कम एक पड़ोसी देश ने इस बात के महत्व को समझा कि टेररिज्म किसी के लिए भी ठीक नहीं है। किसी भी कंट्री में अगर ऐसे हमले होते हैं या इस तरह की घटनाएं होती हैं जिसमें कि वहाँ के स्थानीय लोग की डेथ होती है, मरते हैं, तो वो किसी भी देश के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने हमारे जो मरने वाले लोग हैं उनके लिए संवेदनाएं व्यक्त की और ऐसी घटना की निंदा की है। ये एक अच्छी पहल है किसी पड़ोसी देश के लिए, लेकिन ऐसा ही जो इस तरह की जो बातचीत है या इस तरह का जो मैसेज है वो और तरफ से भी आना चाहिए। इसी बीच में आप देखें अगर अल जजीरा ने किस तरह की बातें कोट की जो सीधे तौर पर हमारे कंट्री के सेंटीमेंट के बिल्कुल खिलाफ है, लेकिन उसमें भी अपना एक नैरेटिव पेश है। तो ग्लोबल मीडिया ओवरऑल इस पूरी घटना को लेकर अलग अलग तरह से नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहा है। अनंत जी बिल्कुल, मैं अब सीधा रुक करूंगा हमारे साथ मुबशिर का, जो कि इस वक्त जामा मस्जिद में है, जामा मस्जिद इलाके में मौजूद है। मुझे बताइए मुबशिर, लगभग 24 घंटे का वक्त अब होने जा रहा है जब ये घटना वहां पर हुई, हादसा वहां पर हुआ। जाहिर तौर पर ये मानवीय प्रकृति है, इतनी बड़ी घटना को अपनी आंखों के सामने देखने के बाद, धमाके को फेस करने के बाद दिल में सिरन उठती है। अभी क्या हालात है वहां पर? बिल्कुल अनंत, मैं आपको पहले तस्वीरें दिखा दूं। मैं इस वक्त खड़ा हूं जामा मस्जिद से। जब दरिबा किले की तरफ आप आएंगे पुरानी साइकिल मार्केट की तरफ, तो वहां पर एक मंदिर है। हालांकि आम दिनों में इस वक्त भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन कल से 24 घंटे से यहाँ पर जो भीड़ है वो काफ़ी कम देखने को मिल रही है। लेकिन लोग निकल तो रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं निकल रहे हैं। लोग थोड़ा सा एहतियात ज़रूर बरत रहे हैं और साफ तौर पर ये कहने की कोशिश की जा रही है कि थोड़ा सा एहतियात ज़रूर बरतें। यहाँ पर आप देखेंगे दुकानें कुछ ही खुली हुई हैं, बाकी पूरी मार्केट जो है वो पूरी तरीके से बंद है। यानी ये कह सकते हैं कि जो है चांदनी चौक का इलाका, उसके अलग जामा मस्जिद का इलाका जो इनर गेट नंबर 3 है और गेट नंबर 1 है, 1 के आगे की मार्केट जो है वो तो थोड़ी सी खुली है, लेकिन 3 नंबर गेट से इधर की जो मार्केट है, दरीबे की जो मार्केट है वो पूरी तरीके से बंद है। चांदनी चौक का गुरुद्वारे की तरफ से आने वाला जो इलाका है वो पूरी तरीके से बंद है। और इस मार्केट को भी साइकिल मार्केट कहते हैं। मैं बिल्कुल कॉर्नर पे हूँ, आपको दिखाऊँ, मैं अपने कैमरा पर्सन दीपक से कहूँगा आपको दिखाएं एक बार। पूरी मार्केट कल से ही पूरी तरीके से बंद है, यानी साफ तौर पर असर जो है वो देखा जा सकता है। और सुरक्षा के लिहाज से भी पुलिस ने गाइडलाइन जारी की है कि अभी अगले 2 से 3 दिन, ये खबर निकलकर सामने आया कि 2 से 3 दिन इस मार्केट को बंद ही रखा जाएगा, क्योंकि एनआईए के पास जब जांच पहुंची है तो पूरी तरीके से जब तक एनआईए एक साक्ष्य दे, क्योंकि आज देर शाम भी तकरीबन 1 घंटे पहले एनआईए की 2 टीमें और पहुंची थी यहाँ पर, और उन्होंने भी एक क्लू, एक पार्टिकल तक उठाया था। रोड से कोई भी मेटल का पार्टिकल आपको मिलता है, कुछ भी होता है तो वो भी उठाता है। दूसरी तरफ जैसे कि आप कह रहे हैं, जामा मस्जिद के आसपास का जितना इलाका था काफी संवेदनशील इलाका माना जाता है, तो काफी ज्यादा भीड़ भाड़ होती है। तो पुलिस इस बात को लेकर भी सतर्कता बरत रही है, लगातार पेट्रोलिंग जो है वो भी कर रही है। कुछ लोग हैं, मैं एक बार कोशिश करूंगा उनसे बात करने के लिए। आप कल थे मौजूद इस वक्त ये पूरा मामला हुआ? हाँ। क्या कुछ देखा आपने, क्या सुना और अभी क्या हालात लग रहे हैं? कल जो ऐसा हुआ था जैसे बहुत तगड़ा धमाका हुआ था, हम यहीं खड़े हुए थे, तो ये मंदिर की चोटी से ऊपर एक फारा सा छूटा था आग का, तो अच्छा। हाँ, बहुत तहलका हो गया था। तो मंदिर कौन से? लाल मंदिर जो है, जैन मंदिर? हाँ, जैन मंदिर, गौरी शंकर मंदिर। जब हम यहाँ खड़े हुए थे दुकान के आसपास, तो इतना तोड़ का बम विस्फोट हुआ था, आवाज़ हुई थी धड़ाम देना, ये दुकान वाले हम सब हिल गए थे। फिर बाद में ये पता कि किसी ने बम विस्फोट करा है और कुछ लोगों। अब मैं तो अनंत दूसरी तस्वीर आपको दिखाऊं, क्योंकि मंदिर है, आमतौर पर भीड़ भाड़ रहती है, लेकिन अभी जिस तरीके से यह हादसा हुआ, ब्लास्ट हुआ, उसके बाद से मंदिर के कुछ जो लोग हैं मंदिर के, उनसे भी एक बार जाते हैं। बाबा, कल भी आप थे यहाँ पर जब हुआ ये सारा? हम लोग यहाँ नहीं थे कल। आम दिनों में भी ऐसी रहता है, नॉर्मल क्या? मैं लौट रहा हूं आपके पास। इसी बीच जो मंदिर की तस्वीरें मुबशिर हमारे सहयोगी दिखा रहे थे, बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि हमले के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है और हमें एकजुट रहना होगा। मेरे सहयोगी राहुल मिश्रा मेरे साथ जुड़े हैं इसी पर अपडेट के लिए। राहुल, देखिए, बाबा ने जो बात कही है वो इसलिए भी उस बात पे आपको गौर करना होगा क्योंकि जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है
उस ब्लास्ट को आप देखें और जिस जगह पे क्योंकि वहाँ पे 2 मंदिर हैं, आप यदि देखें तो जैन मंदिर है और उसके जस्ट बगल में ही यदि देखा जाए तो गौरी शंकर मंदिर है। क्या सवाल ये उठता है कि क्या ये दोनों मंदिर कहीं इस निशाने पर तो नहीं थे? और जिस बात के ऊपर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री इशारा कर रहे हैं, जिस बात को धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि देश की ये जो विदेशी ताकतें हैं ये कहीं ना कहीं कोशिश की हैं कर रही हैं देश की एकता अखंडता को तोड़ने के लिए, तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं इसके ऊपर तस्दीक होती है। और मैं क्योंकि इसको ज़रूर विजुअली आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये ब्लास्ट के साइट है, जो आपको वाइट कलर की जो वहाँ पर चारों तरफ टेंट लगाया गया है, ये ब्लास्ट की साइट है। और अब मैं मंदिर को आपको दिखाना चाहूँगा कि 50 मीटर की दूरी पर ही जैन मंदिर है। आपको दिखाऊँ, ये जैन मंदिर है, उसके साथ ही साथ आपका गौरी शंकर मंदिर भी है। सवाल यही उठता है कि क्या जिस बात की तरफ धीरेन्द्र शास्त्री इशारा कर रहे हैं, क्या जिस बात की तरफ बाबा इशारा कर रहे हैं, क्या ये साजिश थी? ये साजिश का एक क्या हिस्सा था जिसमें कि विदेशी ताकतें मिल करके और ये कोशिश में थी कि ये जो दोनों मंदिर हैं इनके पास में ब्लास्ट किया जाए और इससे कहीं ना कहीं देश की जो एकता है, अखंडता है या देश में अनरेस्ट करने की कोशिश किया जाए, ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है, जिसके ऊपर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं ये जांच कर रही हैं। आप ये समझिए कि वहाँ से जब ब्लास्ट हुआ था तो इतना इंटेंस था कि जैन मंदिर 50 से 60 मीटर की दूरी पर है, उसके शीशे तक वहाँ पर टूट गए थे। इसीलिए जो सुरक्षा एजेंसियां हैं इसमें जांच में जो केमिकल यूज़ किया गया है, जिस तरीके का ये ब्लास्ट किया गया है, उसकी यहाँ पर तस्दीक की जा रही है, उसकी जानकारी यहाँ पर ली जा रही है। और बाबा जो धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से ये बात कही गई है कि ये विदेशी ताकतों का हिस्सा हो सकता है, इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं जांच किया जा रहा है और इसकी भी पूरी तरीके से चेक किया जा रहा है कि आखिर में कौन कौन कहां से इसके तार जुड़े हुए हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी नहीं है, इसके अलावा यदि देखा जाए तो कौन कौन इसमें है, पुलवामा से यदि जुड़ा हुआ है, पुलवामा के तार कहां से जुड़े हुए हैं, क्या विदेशी ताकतें बैठ करके और वहाँ से उन सभी ने ये पूरी साजिश रची थी। ये सारी चीज़ें अब यहाँ पर जाँच का एक विषय है। और ये क्योंकि आप तस्वीरें देख करके और इस इलाके की आप जियोग्राफी देख करके आपको समझ में आ सकता है कि आखिर में ये ब्लास्ट का साइट यहाँ पर आखिर में लाल किले के। लौट रहा हूँ आपके पास। इसी बीच डॉक्टर शाहीन पर नई जानकारी सामने आई है। फरीदाबाद से पहले डॉक्टर शाहीन कानपुर में रहती थी। आज शाहीन के परिजनों से पूछताछ की गई है। उसी पूछताछ के दौरान यह अपडेट भी सामने आई कि फरीदाबाद से पहले शाहीन कानपुर में रहती थी। डॉक्टर शाहीन जो कि इस मामले में मुख्य वांछितों में से एक है और जो कि मेन कैरेक्टर इसी पूरे एपिसोड में है। हमारी सहयोगी प्रीति श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ बनी हुई है। प्रीति, डॉक्टर शाहीन के घर पर भी छापेमारी हुई, वहां जाकर के इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को जब्त भी किया गया। इन्वेस्टिगेशन में और क्या सामने आया? पहला एक जो इनपुट आ रहा है वो डॉक्टर शाहीन के घर को लेकर, उनके कानपुर में मौजूदगी को लेकर भी आ रहा है। देखिए, आज सुबह 7 बजे के लगभग जो जम्मू कश्मीर एटीएस और यूपी एटीएस जो है वो ज्वाइंट ऑपरेशन चला रही थी और उसने लखनऊ में कई जगह पे छापेमारी की। और इस समय हम शाहीन के घर के बाहर मौजूद हैं और शाहीन को लेकर भी कई बहुत इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है वो निकल कर सामने आई। उसमें से एक ये कि जो डॉक्टर शाहीन थी, उन्होंने कानपुर का एक मेडिकल कॉलेज था जहाँ पर लंबे समय से लगभग 6 साल नौकरी की, वहाँ पर उन्होंने नौकरी की थी। उसके बाद जो डॉक्टर शाहीन थी उन्होंने क्या कहते हैं प्रयागराज से पढ़ाई की थी। भैया, आप कौन है डॉक्टर शाहीन के? अच्छा, ये LIU से है या पुलिस से? देखिए, ये डॉक्टर शाहीन का घर है और डॉक्टर शाहीन के घर पे उनके जो पिता है वो मौजूद है। जो मैं आपको बता रही थी कि आगे की जानकारी कि डॉक्टर शाहीन जो है वो प्रयागराज में भी उन्होंने प्रयागराज से MBBS की पढ़ाई की थी। उनके जो पति थे वो डॉक्टर जफर, वो आई सर्जन थे और हालांकि 2015 में उनका तलाक हो गया था। और उसके बाद जो डॉक्टर मुजम्मिल थे जो सहारनपुर में, जिनकी गाड़ी से AK-47 और कई हथियार मिले थे और उसके बाद डॉक्टर शाहीन का नाम सामने आया था। उनके संपर्क में वो 2015 के बाद आई थी। 2015 में उनका अपने पति से तलाक हो गया था, जो कि डॉक्टर जफर वो भी आई सर्जन थे और उन्होंने भी प्रयागराज से पढ़ाई की थी। हालांकि मैं लौटूं आपके पास शाहीन के घर से और जो अपडेट आई है मैं आपसे लूंगा, लेकिन इसी बीच एक अपडेट लाल किले से भी सामने आ रही है। हमें इसी वक्त बताया जा रहा है कि लाल किले में सायरन बजा करके लोगों को अलर्ट भी किया जा रहा है। सायरन का इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों को सूचित करने के लिए। एक बार सुनिए जरा।
हमारे दो सहयोगी देवेश और उर्वशी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, नीरज गौड़ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देवेश, जरा मुझे बताइए कि ये अलर्ट करने का मकसद क्या है, ये कौन सा इलाका है, क्योंकि सारी सड़कें इस वक्त खाली भी दिखाई पड़ रही हैं। देवेश तक आवाज नहीं पहुंच पाया। नीरज गौड़, आप बता पाएंगे इन तस्वीरों के बारे में कि ये लाल किले की किस तरफ की तस्वीरें हैं जहां साउंड बजाया जा रहा है, अलर्ट लोगों को किया जा रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये रोड है जो कि दरियागंज से और सीधा जो कश्मीरी गेट की तरफ जाने वाला रास्ता है, ये उस रोड की तस्वीरें हैं जो कि जामा मस्जिद के पास जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर लगातार लोगों को अवेयर किया जा रहा है और ये बोला जा रहा है कि किसी भी तरीके से कोई संदिग्ध वस्तु अगर उन्हें दिखती है तो पुलिस को सूचित करें, किसी संदिग्ध वस्तु को उसको बिल्कुल भी छुए नहीं। इस तरीके की जानकारी जो है वो लोगों को दी जा रही है और ऐसी जानकारी जो है अब दिल्ली के तमाम जो बड़े बाजार हैं वहां पर भी लगातार ये चल रही है, जिसमें कि पहाड़गंज के अंदर जो मार्केट है वहां पर भी इसी तरीके से चल रहा है और इसी के साथ में जो कि सरोजी नगर मार्केट है और इसी के साथ लाजपत नगर की मार्केट है, कमला नगर की मार्केट है, ईस्ट दिल्ली में लाल क्वार्टर की मार्केट है, इन सभी जगहों पर क्योंकि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने साफ तौर से अपने सभी डीसीपीज को कहा है कि वो मौके वारदात पर और इसी के साथ ही जो अपने उनके इलाके हैं जो कि सेंसिटिव एरिया है वहां जाकर के अपने स्टाफ के साथ में पेट्रोलिंग करें और इसी के साथ लोगों में विश्वास को पैदा करें, क्योंकि ये जो घटना हुई है लोग इससे दिल्ली वासी जो है बेहद डरे हुए सहमे हुए हैं, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में इतना बड़ा धमाका होना और उसके बाद में लोगों की मौत हो जाना और जहां पर ये धमाका हुआ है इसे दिल्ली की धड़कन कहा जाता है, जो कि लाल किला, चांदनी चौक, कश्मीरी गेट के आसपास का जो पूरा एरिया है वो इससे मैं नीरज वापस आपके पास। इसी बीच एक और अपडेट सामने आ रही है कि डीएमआरसी तरफ से कहा जा रहा है, और तान्या जरा बताइए इस बारे में आप मुझे विस्तार से, कि ये फैसला लिया गया कि सेंसिटिविटी को देखते हुए लाल किला का जो मेट्रो स्टेशन है वो कल भी बंद रहेगा। जी बिल्कुल, सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए लाल किले मेट्रो स्टेशन के ऑर्डर्स दिए गए हैं कि वो बंद रहेगा, क्योंकि आज सुबह पहले उसका गेट नंबर 1 और 4 बंद किया गया था, लेकिन उसके बाद ऑर्डर्स दे दिए गए। सिक्योरिटी रीजंस को ध्यान में रखते हुए फिलहाल लाल किला मेट्रो स्टेशन बंद है, वहाँ पर किसी को भी आना जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन उसके अलावा दिल्ली मेट्रो के बाकी सारे रूट्स नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं आज सुबह से। लेकिन लाल किले पर क्योंकि उसी के बाहर जस्ट ये ब्लास्ट हुआ और कल हमने मेट्रो स्टेशन की तस्वीरें भी देखी थी कि किस तरीके से ब्लास्ट की वजह से वहाँ के शीशे टूट गए थे, बहुत भयानक ये हादसा हुआ कल। तो उसके बाद से पहले गेट नंबर 1 और 4 पे कड़ी सिक्योरिटी थी, दिल्ली पुलिस ने आदेश दिए थे कि उनके गेट्स को बंद रखा जाएगा, लेकिन आज दोपहर में ये नया ऑर्डर निकला जिसमें लाल किला मेट्रो स्टेशन को पूरा तरीके से बंद कर दिया गया है, वो फंक्शनल नहीं है, वहाँ से ना कोई अब मेट्रो ले सकता है ना उस स्टेशन पर भी मेट्रो से उतर सकता है। सेफ्टी रीजंस को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया। जी, लेकिन क्या कोई टेंटेटिव टाइमलाइन? ताने मैं वापस आने लड़ूं आपके पास। इसी बीच एक और अपडेट सामने आ चुकी है, सोशल मीडिया पर भी एजेंसीज की नजर है, सोशल मीडिया को भी मॉनिटर किया जा रहा है, मोबाइल्स का डंप डेटा भी लिया जा रहा है। प्रमोद हमारे सहयोगी लगातार भाषा बने हुए हैं। प्रमोद जरा बताइए कि डंप डेटा के इस्तेमाल का क्या पर्पस फिलहाल है, क्या क्या डेटा रिट्रीव करने की तैयारी है, सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग कैसे की जा रही है? देखिए बिल्कुल, जब भी अगर कोई बड़ी वारदात होती है और उस पर पुलिस को कोई भी लीड नहीं मिलती है तो उस इलाके का, यानी जहां पर घटना हुई है वहां का मोबाइल टावर पे जितने भी जो सर्विस प्रोवाइडर है मोबाइल के, उनसे वो है डंप डेटा लेती है कि किस वक्त के दौरान जो है कितने सारे मोबाइल जो है वो यहाँ पर एक्टिव थे। उन नंबरों को जो है जब उसको स्कैन किया जाता है तो अगर कोई बाहर का है, कश्मीर का है, तो उसका नंबर अगर वहाँ पे आता है और फिर उस नंबर का कि जो है वो कहाँ पर जो है आगे गया है, बढ़ा है, उसकी पूरी जो है ट्रैकिंग की जाती है। तो उससे कहीं ना कहीं उसको धीरे धीरे कम करते हुए जीरो डाउन किया जाता है। उससे कई बार जो है काफ़ी जो है सफलता भी पुलिस को मिली है। इसलिए डंप डेटा के साथ साथ सीसीटीवी फुटेज है, उसके आधार पे उस सीसीटीवी फुटेज को उस गाड़ी की को ट्रैक करते हुए उस डंप डेटा पे कौन सा नंबर है जो उस गाड़ी के साथ ट्रैक कर रहा है, उससे वो प्रमोद आप इस बारे में ज्यादा बताएं, लेकिन मैं सीधा रुक करूंगा प्रीति श्रीवास्तव का। प्रीति, लेकिन अब सामने ये आ रहा है कि शाहीन का एजुकेशन कहां से रही है, इसको लेकर भी डेटा, इसको लेकर भी जानकारी सामने आ रही है। अमित भारद्वाज मेरे साथ लगातार बने। अमित, शाहीन को लेकर और क्या अपडेट है?
देखिए अभी इन्वेस्टिगेशन इसमें चल रहा है। शाहीन के सारे जो है इसमें आपको मैं बता दूं कि सबसे मेजर जो इनपुट है कि वो किस किस के साथ कांटेक्ट में थी। हालांकि कुछ लोगों की इन्फॉर्मेशन अभी मिली है जिन्होंने बहुत सारे ग्रुप्स को इकट्ठा करके और उनको रेडिकलाइज किया, उसमें भी शाहीन का बहुत बड़ा हाथ बताया जा रहा है, क्योंकि पूरे भारत में इसको ऑपरेशन सौंपे गए थे और ये जिन जिन से कनेक्ट में थी उनका पूरा डिटेल्स जो है वो खंगाला जा रहा है। और इसमें लोकल पुलिस के साथ साथ एजेंसीज जो है वो पूरा डेटा जो है वो पूरा ले रही हैं और उसमें इन्वेस्टिगेशन में कई सारे बड़े खुलासे होने वाले हैं। कुछ ही देर में मैं आपको बता बिल्कुल अमित, मैं वापस लौटूंगा आप तमाम सहयोगियों के पास, हम लगातार लौटते रहेंगे और दर्शकों को मैं फिर याद दिला दूं कि धमाके के बाद से पहली तस्वीर से लेकर अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में फ्रंट रो पर कोई है तो वो जी न्यूज है, जहां हर एक अपडेट लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, मेरे सहयोगियों का। थोड़े से ब्रेक का वक्त है, लेकिन जी न्यूज पर ये इन्वेस्टिगेशन, ये इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने का सिलसिला लगातार जारी है।